जय हिंद। खिलजी डायनेस्टी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तुगलक डायनेस्टी के अंदर हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो तुगलक्स हैं इनको करा ऊना तुर्क भी बुलाया जाता है। तुगलक्स को करा ऊना तुर्क भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज गाजी मलिक के जो फादर थे, गाजी मलिक जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, गाजी मलिक जो कि गद्दी के ऊपर बैठेंगे एज गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक के जो फादर थे वो करा ऊना तुर्क हुआ करते थे और इसीलिए ये जो तुगलक्स हैं इनको करा ऊना तुर्क भी बुलाया जाता है। ये जो तुगलक डायनेस्टी है इसकी फाउंडेशन किसने रखी? इसकी फाउंडेशन गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि खिलजी डायनेस्टी के जो नसरुद्दीन खुसरो शाह थे उनको मारने के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो गद्दी पे बैठेंगे और फाउंडेशन रखेंगे तुगलक डायनेस्टी की। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये पहले ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने टाइटल लिया गाजी का। गाजी का मतलब होता है स्लेयर ऑफ इन्फिडल्स, और इन्फिडल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो कि आपके रिलीजियस बिलीफ्स में बिलीव नहीं करते हैं उनको बुलाया जाता है इन्फिडल्स। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने स्लेयर ऑफ इन्फिडल्स या फिर गाजी का टाइटल लिया। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क्स स्टार्ट किए। गयासुद्दीन तुगलक ने कई सारे इरिगेशन वर्क्स को इम्प्लीमेंट किया। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने दिल्ली के पास तुगलकाबाद को बनवाया। तुगलकाबाद को भी किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जॉन खान जो कि आगे जाके गद्दी पे बैठेंगे एज मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जॉन खान को वारंगल और मदुरई के ऊपर अपनी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करने के लिए भेजा। उस दौर में वारंगल के ऊपर काकटियास का रूल हुआ करता था और मदुरई के ऊपर पांड्यास का रूल हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक ने जॉन खान को वारंगल और मदुरई में अपनी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करने के लिए भेजा। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इनका बड़ा ही ट्रबल्ड रिलेशन देखने को मिलता था विद द फेमस सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ में गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा ही ट्रबल्ड रिलेशनशिप देखने को मिलता था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये वुडन स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने की वजह से पास अवे हो जाएंगे। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये जो वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ ये करवाया गया था इन्हीं के बेटे जॉन खान के द्वारा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। 4-5 चीज़ें अपने को याद रखनी है। एक तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। दूसरा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने टाइटल लिया गाजी का। तीसरा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने कई सारे इरिगेशन वर्क्स को इम्प्लीमेंट किया। चौथा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने दिल्ली के पास में तुगलकाबाद को बनवाया। और पांचवा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इनका बड़ा ही ट्रबल्ड रिलेशनशिप देखने को मिलता था विद द फेमस सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक के जाने के बाद गद्दी पे बैठे मोहम्मद बिन तुगलक, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनके लिए कहा जाता है कि ये बड़े इल फिटेड थे। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करी, कई सारे कैंपेन्स को लॉन्च किया, लेकिन ये फेल हो जाएंगे, किस्मत इनका साथ नहीं देगी। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये अपने समय से आगे चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान हुए बर्नी, और बर्नी ने 5 एक्सपेरिमेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एक्सपेरिमेंट्स या 5 कैंपेन्स की बात की है। कौन कौन से 5 एक्सपेरिमेंट्स की बात की है? सबसे पहले ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। पहले कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली, ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल बनाएंगे देवगिरी को, देवगिरी या दौलताबाद को कैपिटल बनाएंगे, और पूरी की पूरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको नए कैपिटल में लेके जाएंगे। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनको 2 साल के बाद वापस दिल्ली आना पड़ेगा।
वापस दिल्ली क्यों आना पड़ेगा? बिकॉज ये जो देवगिरी है, ये जो दौलताबाद है, यहाँ पे एडुकेट वाटर की सप्लाई नहीं थी और पानी की सप्लाई ना होने की वजह से ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनको वापस से दिल्ली आना पड़ा। कोशिश इन्होंने की कि कैपिटल को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन कोशिश जो है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगी। इसके अलावा ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने कोरसन और इराक को ऑक्यूपाई करने का भी प्लान बनाया। कोरसन अफगानिस्तान वाले रीजन में और इराक जहाँ पे सिचुएशन बेहद ख़राब थी, उसको ऑक्यूपाई करने का भी प्लान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया और इसके लिए इन्होंने लंबी चौड़ी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन जब तक मोहम्मद बिन तुगलक लंबी चौड़ी आर्मी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, खूब सारा पैसा खर्च कर रहे थे, तब तक इराक में कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो गई, इराक में स्टेबिलिटी आ गई और मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज़ हुआ कि अब इराक को ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, कैप्चर नहीं किया जा सकता और इनको अपनी जो आर्मी है उसको डिसबैंडन करना पड़ा। इसमें खूब सारा खर्चा हुआ था, इसमें खूब सारा नुकसान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को हुआ। फिर ये जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आई, इनको ओवरकम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। दोआब के जो फार्मर्स हुआ करते थे, गंगा यमुना दोआब के जो फार्मर्स हुआ करते थे, उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज किया गया। इनफैक्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस जो है उसको रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट कर लिया जाता था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने आइडिया ऑफ टोकन करेंसी को भी इम्प्लीमेंट किया। उस दौर में टोकन करेंसी का ये जो आइडिया है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने और कॉपर कॉइन्स को इशू किया। और ये जो कॉपर कॉइन्स इशू किए, इनकी वैल्यू सेम होती थी एज सिल्वर कॉइन्स, लेकिन ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा नहीं। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने कुमाऊं हिल्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे भी ये फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, इल फिटेड थे। ये ट्राई तो करेंगे, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स, इनके जो कैंपेन्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे किसी न किसी रीज़न की वजह से। हालांकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये इकलौते ऐसे दिल्ली के सुल्तान हुए जो कि प्रॉपरली एडुकेटेड थे। इकलौते ऐसे सुल्तान हुए जिनको लिटरेरी नॉलेज थी, जिनको रिलीजियस नॉलेज थी, जिनको फिलोसफिकल नॉलेज थी। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनको पर्शियन लैंग्वेज की जानकारी थी, इनको अरबिक लैंग्वेज की जानकारी थी। ये खुद बड़े अच्छे कैलीग्राफर हुआ करते थे, इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी हुआ करती थी। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये रिलीजियस मैटर्स में टॉलरेंट हुआ करते थे। टॉलरेंट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो चाइना वगैरह के साथ में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट एक बड़े फेमस ट्रैवलर हुए इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो हैं वो इन्हीं के रेन के दौरान 1334 सी में इंडिया आएंगे। ये जो इब्ने बतूता हैं, इन्होंने सफ़रनामा रेहाला को लिखा था। सफ़रनामा रेहाला को किसने लिखा था? इब्ने बतूता ने लिखा था। और इब्ने बतूता जो हैं वो इंडिया आने के बाद लगभग 8 साल तक दिल्ली में रहेंगे और काजी के तौर पे एक्ट करेंगे। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी सेटअप किया था। और ये जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, इसको क्या बुलाया जाता था? इसको दीवान ए आमिर कोही बुलाया जाता था। दीवान ए आमिर कोही या नया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी किसने सेटअप किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। बेहद इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने तकवी लोन्स की शुरुआत करी। तकवी लोन्स क्या हुआ करती थी? लोन्स फॉर कल्टीवेशन। अगर किसी फार्मर को कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए तो वो जो लोन होती थी उसको क्या बुलाया जाता था? उसको तकवी लोन बुलाया जाता था। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने मॉडल फार्म भी तैयार करवाया था। लगभग 64 स्क्वायर माइल्स के एरिया में मॉडल फार्म तैयार करवाया था, जिसमें दिखाया जाता था कि कैसे फार्मिंग की जानी चाहिए। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने आदिलाबाद का फोर्ट भी बनवाया था। आदिलाबाद का फोर्ट किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। और इन्होंने जहांपना नाम का शहर भी बसाया था। जहांपना नाम की जो सिटी है, इसको भी किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के दौरान ही साउथ में इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा और साउथ इंडिया के अंदर 3 मेजर स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। कौन कौन सी 3 मेजर स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा? एक इमरजेंस देखने को मिलेगा विजयनगर किंगडम का। ये जो विजयनगर किंगडम है,
इसको किसने स्टैब्लिश किया? हरिहर एंड बुका ने स्टैब्लिश किया। कब स्टैब्लिश किया? 1336 सी में स्टैब्लिश किया। विजयनगर किंगडम के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इन्हीं के रेन के दौरान विजयनगर किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिला, बहामनी किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिला। हसन गंगू ने ये जो बहामनी किंगडम है इसकी शुरुआत की थी कब? 1347 सी में। और इसके अलावा मदुरई के सल्तनत का भी शुरुआत इन्हीं के रेन के दौरान देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के लेटर ईयर्स में औध के गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर और सिंध के गवर्नर जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे। इनफैक्ट गुजरात के अंदर तागीज का रिवोल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे इनको सप्रेस करते करते, और इसी में इनकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। और हेल्थ खराब होने की वजह से ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ही डाइड इन 1351 सी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन है इसी के दौरान ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो तुगलक डायनेस्टी है, इसमें डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद पावर में आएंगे फिरोज शाह तुगलक। देखो बड़ी सिंपल सी बातचीत है। मोहम्मद बिन तुगलक के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इकलौते दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिनको प्रॉपर एजुकेशन मिली थी, टॉलरेंट हुआ करते थे रिलीजियस मैटर्स में। इन्हीं के रेन के दौरान इब्न बतूता जो हैं वो इंडिया आएंगे। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप किया था जिसे दीवान ए आमिर को ही बुलाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने तकवी लोन्स की, लोन्स फॉर कल्टीवेशन की शुरुआत की थी। आदिलाबाद का फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया था, जहांपना नाम की सिटी भी इन्होंने ही बनवाई थी। इन्हीं के रेन के दौरान साउथ इंडिया के अंदर 3 मेजर स्टेट्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। कौन कौन सी? विजयनगर किंगडम, बहामनी किंगडम एंड सल्तनत ऑफ मदुरई। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्होंने कैपिटल को भी शिफ्ट करने की कोशिश करी थी। दिल्ली से कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करी थी? देवगिरी में, दौलताबाद में। मोटे मोटे तौर पे इन चीज़ों को दिमाग में रखना। होपफुली कुछ हद तक चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये तो खुद से कर दिया करो बिकॉज ये मेरे को भी रट गया है, मैं बोलता हूँ, बट हाँ इतना तो आप खुद से भी कर सकते हो। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक तक कहानी क्या रही, होपफुली आपको समझ में आई होगी। मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद गद्दी पे कौन आए? गद्दी पे आए फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक, इनके लिए एक यूनिक बात क्या है, ये ऐसे सुल्तान थे जिनको नोबल्स ने सुल्तान बनाया था। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले ऐसे सुल्तान थे जो कि नोबल्स के सपोर्ट से सुल्तान बने थे। और अगर नोबल्स के सपोर्ट से सुल्तान बने हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये नोबल्स को अपीस करने के लिए, ये आर्मी को पैसिफाई करने के लिए, ये थियोलॉजिशियंस को अपीस करने के लिए पॉलिसीज लेकर आएंगे। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने खान जहान मकबल जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट हुआ करते थे, ओरिजिनली तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे लेकिन कन्वर्ट हो गए थे, तो खान जहान मकबल को इन्होंने वजीर बनाया था, इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और ये जो वजीर हैं, ये जो खान जहान हैं, ये आगे चल के फिरोज शाह तुगलक की बहुत मदद करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी के ऊपर बैठे तो इनके सामने एक मेजर चैलेंज ये था कि इनको किसी भी तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो डिसइंटीग्रेशन है उसको रोकना था। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्हीं के रेन के दौरान जो पावर है उसमें डिक्लाइन की शुरुआत हो गई थी, जो किंगडम है उसमें डिक्लाइन की शुरुआत हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने एक मेजर चैलेंज ये था कि किसी भी तरीके से ये जो डिसइंटीग्रेशन है इसको प्रिवेंट किया जाए। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये फोकस करेंगे नॉर्थ इंडिया को सेफगार्ड करने के ऊपर, डेक्कन के ऊपर और साउथ इंडिया के ऊपर इनकी जो अथॉरिटी हुआ करती थी उसके ऊपर ये इतना फोकस नहीं करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, पहले अपनी जो ओरिजिनल ज़मीन है, जो अपना ओरिजिनल किंगडम है, उसको बचा लिया जाए।
तो ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये नॉर्थ इंडिया को सेफगार्ड करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने बंगाल के अगेंस्ट में 2 अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशंस को लीड किया और इन्हीं के रेन के दौरान बंगाल जो है वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, बंगाल जो है वो फ्री हो जाएगा। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने जाजनगर, आज की डेट में जो उड़ीसा वाला रीजन है जाजनगर, उसके अगेंस्ट में भी कैंपेन लॉन्च किया था। और जाजनगर के अगेंस्ट में ये जो कैंपेन लॉन्च किया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसमें इनको खूब सारी दौलत मिली। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स को लूटा, जैसे पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है उसको लूटा और वहां से इनको खूब सारी वेल्थ मिली। इसी कैंपेन के दौरान इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल की जो लाइब्रेरी थी वहां से बहुत सारे संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया और ये जो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? अरिजुद्दीन खान ने इनको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये स्ट्रिक्टली उलेमास की एडवाइस को फॉलो करते थे इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। आप सोच ही सकते हो, ये सुल्तान बने थे नोबल्स की वजह से, तो ये नोबल्स को अपीस करेंगे, आर्मी को अपीस करेंगे, उलेमास को अपीस करेंगे। इन्हीं के रेन के दौरान जजिया जो है उसको स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के रेन के दौरान ही जजिया को स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज किया गया था। इनफैक्ट ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया करते थे। ये हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर देखा करते थे और हिंदूज के साथ में हाईली डिस्क्रिमिनेटिंग हुआ करते थे ये फिरोज शाह तुगलक। इनफैक्ट इस मामले में ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये सिकंदर लोधी और औरंगजेब के एक तरीके से प्रिकर्सर हैं। आगे जाके सिकंदर लोधी और औरंगजेब भी हिंदूज को खूब ह्यूमिलिएट करेंगे, हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है? इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक से देखने को मिलती है। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने मुस्लिम विमेंस के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाया था। मुस्लिम विमेंस को बोला गया था कि जो भी सेंट्स की ग्रेव हैं उनके ऊपर जाके आप वर्शिप नहीं कर सकती हैं। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने 28 आइटम्स के ऊपर से जो टैक्स हुआ करता था उसको अबॉलिश कर दिया गया था। और अबॉलिश क्यों किया था? बिकॉज ये जो टैक्स है ये इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट में होता था। तो बेसिकली ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये स्ट्रिक्टली उलेमास की एडवाइस को फॉलो किया करते थे और इसी एडवाइस के चलते जजिया को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर और हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनका बड़ा हाई रिगार्ड था कैलिफ ऑफ इजिप्ट के लिए। इजिप्ट के जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, कैलिफ हुआ करते थे, उनके लिए बड़ा हाई रिगार्ड था फिरोज शाह तुगलक का। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये इक्तेदारी सिस्टम को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। इक्तेदारी सिस्टम, इसकी शुरुआत किसने की थी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इक्तेदारी सिस्टम को फिरोज शाह तुगलक रिवाइव करेंगे और रिवाइव करने के अलावा ये जो इक्तेदारी सिस्टम है इसको हेरिडेटरी भी बना दिया जाएगा। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये पहले ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने शरब को इम्पोज किया, जिन्होंने इरिगेशन टैक्स को इम्पोज किया। शरब इज बेसिकली इरिगेशन टैक्स इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने कई सारे कैनाल्स बनवाए, जैसे सिरसा से लेके हांसी तक इन्होंने कैनाल बनवाया, सतलज से लेके हांसी तक इन्होंने कैनाल बनवाया जो कि लॉन्गेस्ट कैनाल हुआ करता था, लगभग 200 किलोमीटर लंबा हुआ करता था। यमुना से लेके हिसार तक भी इन्होंने कैनाल बनवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे कैनाल्स को बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस कामकाज के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स को भी सेटअप किया था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने कई सारे टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया। एक टैक्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया, जजिया को स्ट्रिक्टली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज किया जाता था। इसके अलावा करज हुआ करता था। करज बेसिकली 10% ऑफ द प्रोड्यूस हुआ करता था। करज को भी किसने इम्पोज किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। जकत हुआ करता था। जकत बेसिकली मुस्लिम्स के लिए आर्म्स के तौर पे जो गरीब मुस्लिम्स होते थे उनको दान दक्षिणा के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको जकत बुलाया जाता था। बेसिकली लगभग 2% प्रॉपर्टी टैक्स होता था। ये जो पैसा कलेक्ट होता था इसको मुस्लिम्स के लिए, पुअर मुस्लिम्स के लिए यूज़ किया जाता था। और जकत के अलावा खाम, खाम बेसिकली
20% ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वॉर हुआ करते थे, जो भी लड़ाई लड़ते थे उसका जो 20% हुआ करता था उसको कलेक्ट किया जाता था एज टैक्स, जिसको खाम बुलाया जाता था। तो जजिया इन्होंने लगाया, करज इन्होंने लगाया, जकत इन्होंने लगाया और खाम इन्होंने लगाया। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने 2 नए कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, एक आधा को और एक बिच को। आधा 50% ऑफ द जीतल, जीतल क्या हुआ करता था, कॉपर कॉइन हुआ करता था। जीतल का जो 50% वैल्यू वाला कॉइन हुआ करता था उसको आधा बुलाया गया, और जीतल का जो 23% वैल्यू वाला कॉइन हुआ करता था उसको बिच बुलाया गया। क्या बुलाया गया, बिच बुलाया गया। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज को भी डेवलप किया, और ये जो रॉयल फैक्ट्रीज हैं इनको क्या बुलाया गया, इनको कारखानाज बुलाया गया। रॉयल फैक्ट्रीज को क्या बुलाया गया, कारखानाज बुलाया गया। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने स्लेव्स को ऑर्गेनाइज किया, और स्लेव्स को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर दीवान ए बंदगन। दीवान ए बंदगन डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हुआ करता था। तो दीवान ए बंदगन क्या होता था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। और ये जो दीवान ए बंदगन है इसका ऑफिसर इंचार्ज कौन हुआ करता था, वकील दर। वकील दर जो है वो दीवान ए बंदगन का ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने लगभग 300 नए टाउन्स भी बनवाए थे। जैसे इन्होंने फिरोजाबाद को बनवाया था, जैसे आज की डेट में फिरोज शाह कोटला बुलाया जाता है। हिसार को इन्होंने बसाया था, जौनपुर को इन्होंने बसाया था। तो कई सारे न्यू टाउन्स जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। इनफैक्ट इन्हीं के रेन के दौरान अशोकन पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ उनको दिल्ली लाया गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया था विच वॉज डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी हुआ करता था इसको दीवान खैरात बुलाया जाता था। और ये जो दीवान खैरात है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है, ये ऑर्फन्स की और विडोज की केयर के लिए स्टैब्लिश किया गया था। फ्री हॉस्पिटल्स की इन्होंने शुरुआत करी, और वो जो फ्री हॉस्पिटल्स हुआ करते थे उनको दर उल शफा बुलाया जाता था। फ्री हॉस्पिटल्स को क्या बुलाया जाता था, दर उल शफा बुलाया जाता था। इनके रेन के दौरान कई सारे स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे बरानी देखने को मिलते हैं। ये जो बरानी है इन्होंने तारीख ए फिरोज शाह को लिखा। तारीख ए फिरोज शाह को किसने लिखा, बरानी ने लिखा। बरानी ने फतवाए जहानदारी को लिखा। फतवाए जहानदारी को भी किसने लिखा, बरानी ने लिखा। बरानी के अलावा ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी देखने को मिलते थे। ये जो ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी हैं, इन्होंने फतह उल सुतनी को लिखा। फतह उस सुतलनी को किसने लिखा, ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी ने लिखा। फिरोज ने खुद फुतहत ए फिरोज शाही को लिखा था। फुतहत ए फिरोज शाही को किसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ही पास्ड अवे इन 1388 सी। फिरोज शाह तुगलक पास्ड अवे इन 1388 सी। देखो फिरोज शाह तुगलक, इनको लेके कई सारे डिपार्टमेंट्स और कई सारी जो टैक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इनको सुल्तान किसने बनाया था, नोबल्स ने बनाया था। इन्होंने अपने वजीर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किससे अपॉइंट किया था, खान ए जहान मकबूल को इन्होंने अपॉइंट किया था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने जाज नगर के अगेंस्ट में, मॉडर्न उड़ीसा के अगेंस्ट में कैंपेन लॉन्च किया था और फिर कई सारे टेम्पल्स को लूटा था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने जजिया को इम्पोज किया था। ये हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे देखते थे। जजिया के अलावा इन्होंने करज को इंट्रोड्यूस किया, जकत को इंट्रोड्यूस किया और काम को इंट्रोड्यूस किया। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने इक्तेदारी सिस्टम को रिवाइव किया और इक्तेदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया। इन्होंने एक इरिगेशन टैक्स भी लगाया था जिसको शरब बुलाया जाता था। 2 नए कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, एक आधा और एक बिच। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज को भी डेवलप किया जिनको कारखानाज बुलाया जाता था। इनके रेन के दौरान जो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हुआ करता था उसको दीवाने बंदगन बुलाया जाता था, और दीवाने बंदगन का इंचार्ज कौन होता था, वकील दर। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने लगभग 300 नए टाउन्स भी बसाए। इन्हीं के रेन के दौरान टोपरा और मेरठ के जो अशोकन पिलर्स थे उनको दिल्ली लाया गया था। इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवाने खैरात की भी शुरुआत करी। फ्री हॉस्पिटल्स दरुल शफा की भी शुरुआत इन्होंने की। इनके रेन में कई सारे स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे बरानी देखने को मिलते हैं, और बरानी के अलावा ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने खुद फुतहत ए फिरोज शाही को लिखा था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ही पास्ड अवे
इन 1388 सी। और जब फिरोज शाह तुगलक पास्ड अवे, तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत और ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये सब्सटेंशियली वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। तो जब फिरोज शाह तुगलक पास्ड अवे तो पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा सुल्तान और नोबल्स के बीच में। और इस पावर स्ट्रगल की वजह से ये जो डायनेस्टी है और ये जो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत है ये और ज़्यादा वीक हो जाएगी। फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पे बैठेंगे मोहम्मद खान। मोहम्मद खान के बाद गद्दी पे बैठेंगे गियाउद्दीन तुगलक शाह सेकंड। गियाउद्दीन तुगलक शाह सेकंड के बाद गद्दी पे बैठेंगे अबू बकर शाह। और अबू बकर शाह के बाद गद्दी पे बैठेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद। और ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है ये ऐसी सिचुएशन में गद्दी के ऊपर बैठे हैं कि दिल्ली सल्तनत में डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई है। इन्हीं के रेन के दौरान तैमूर जो कि मंगोल लीडर हुआ करता था सेंट्रल एशिया का, वो दिल्ली को इन्वेड करेगा। और तैमूर को चैलेंज करने के लिए कोई था ही नहीं। तैमूर जो है वो सिर्फ 3 दिन में दिल्ली को सेक कर देगा, दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर देगा। हजारों लोगों को मारा गया और दिल्ली को पूरे तरीके से लूट ले गया। ये जो तैमूर है ये दिल्ली को लूटने के बाद 1399 सी में वापस लौट जाएगा। तैमूर वापस चला जाएगा। तुगलक डायनेस्टी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी। और फिर ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह हैं, इनके बाद पावर में जो लास्ट रूलर के तौर पे आएंगे तुगलक डायनेस्टी के, उनका नाम था दौलत खान। ये जो दौलत खान है इनको खिज़र खान ने हराया और खिज़र खान ने फिर इस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ ये जो तुगलक डायनेस्टी है इसकी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये जो तुगलक डायनेस्टी है इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट रूलर हुए वो कौन हुए? फिरोज शाह तुगलक। ये जो तुगलक डायनेस्टी है इसका लॉन्गेस्ट रूल देखने को मिलता है सल्तनत पीरियड में। फाउंडर कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप किया था, दीवाने आमिर खोई। ये इनको एडुकेटेड फूल भी बुलाया जाता है, पढ़ा लिखा फूल बुलाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक आए पावर में और ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने कई सारे काम किए, जैसे बहुत सारे सिटीज़ और टाउन्स इन्होंने बनवाए। चैरिटी हॉस्पिटल दारुल शफा की इन्होंने शुरुआत करी। जो दीवानी खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी हुआ करता था उसकी शुरुआत करी। स्लेव डिपार्टमेंट हुआ करता था, दीवाने बंदगन की शुरुआत करी। ओल्ड एज पेंशन के लिए एक डिपार्टमेंट शुरू किया, दीवाने इस्तिकाका। ये जो दीवाने इस्तिकाका है ये ओल्ड एज पेंशन के लिए हुआ करता था। ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने कैनाल्स बनवाए, इन्होंने कई सारे टैक्सेस लगवाए, जैसे जजिया लगवाया, कर्ज लगवाया, जकत लगवाया, काम लगवाया। इन्होंने इक्तेदारी सिस्टम को रिवाइव किया और उसको हेरिडेटरी बना दिया। इनके रेन के दौरान सोल्जर्स को कैश में पे नहीं किया जाता था, उनको लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। और जो लैंड रेवेन्यू दिया जाता था उसको बहज बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? बहज बुलाया जाता था। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि कैसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।